नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। यह संविधान का आमुख होता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान का मतलब ये है कि जो हम सबको आज़ादी मिली हुई है बोलने की, रहने की, कोई सा भी धर्म अपनाने की, वो संविधान के अंतर्गत आता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। बेरुबारी बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करती है। हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची। मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। सबसे पहले जो अनुसूची थी वो भारतीय संविधान में अनुसूची 8 थी, लेकिन धीरे धीरे करके अनुसूचियों में वृद्धि हुई और वो संख्या वर्तमान में 12 हो गई। अब हम एक एक करके देखेंगे कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय आता है। पहली अनुसूची में क्या है कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञा के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं सूची के अंतर्गत ये सूची आती हैं संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। अब हम इसमें नोट देखेंगे। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को 74 अर्थात 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें हम देखेंगे नोट। मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी,
मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। अब हम इसी में देखेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये क्या है? 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये कभी कभी बदलते रहते हैं। इससे क्या है कि हमें जो करंट में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखनी चाहिए। नोट: दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादरा और नागर हवेली तथा 2 दमन और दीव का आपस में मिलकर विलय कर दिया गया है। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ध्यातव्य है कि यह अधिनियम 26 जनवरी 2020 से लागू होना प्रस्तावित है। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम अर्थात इंडिया या फिर भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 1 में हम कौन से संघ में रहते हैं वो है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। इसमें क्या है, कोई भी अगर नया राज्य बनाया जाता है तो उसका प्रवेश किया जाता है अर्थात स्थापना का अधिकार या संसद को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नोट: अनुच्छेद 2 तथा 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषियों के नेतृत्वकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसमें 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। इसमें हमारा क्वेश्चन है, भारत के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिससे मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। अब हम देखेंगे इसमें 5 केंद्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं। क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है। नोट: पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। राज्य और गठन: कौन से राज्य का किस वर्ष गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953, गुजरात व महाराष्ट्र का 1 मई 1960,
नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को किया गया था। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को किया गया था। गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 को किया गया था स्थापित। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है, अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता आती है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल अर्थात इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से तथा क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। अब हम इसी में देखेंगे मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों का विवरण है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब हम नंबर 1 करके देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, विधि के समक्ष समानता अर्थात जो कानून के अंतर्गत सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब ये है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि अर्थात कानून के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नोट: विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अपवाद: पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, इसके अंतर्गत हम कुछ भी बात बोल सकते हैं, अर्थात बात हमारी सभ्य होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को गाली गलौज करें, इसका अधिकार नहीं है। वर्तमान अनुच्छेद 1900 कोष्टक 1 में के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। जैसे हम कहीं भी कोई शांतिपूर्ण कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं बैठ उठ सकते हैं और हथियार लेके नहीं। अनुच्छेद ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद घ भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अ भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में
निवास करने अर्थात बस जाने की स्वतंत्रता। मतलब इसमें यह है कि हम भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी हम अपना निवास स्थान बना सकते हैं। अनुच्छेद 6, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। नोट: मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। नंबर 2, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता को नियत माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी नियत माना गया है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि उस समय कानून का अतिक्रमण करेगा। नंबर 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नोट: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। नंबर 1, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का मतलब यह है हम अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार रह सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण अर्थात उसमें हमें स्वच्छ हवा, वायु, पानी मिलना चाहिए। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार अर्थात प्राइवेसी रहनी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार अर्थात मेडिकल सुविधाएं, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।